डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने देखा था कि पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का हम कैसे फाइंड करते हैं। वी हैव सीन के पोटेंशियल कैन बी ऑब्टेन्ड ऑफ एनी हाफ सेल बाय कनेक्टिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लास्ट टाइम कही थी कि हम ईएमएफ मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, और हम सेल पोटेंशियल यानी आई वुड से अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। अब ये ईएमएफ क्या है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कैसे ईएमएफ मेजर करते हैं। यू कैन सी हियर एक ये फिगर है डैनियल सेल की, जिंक एंड कॉपर, यू नो अबाउट दिस सेल। ठीक है, इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो ई नॉट सेल of this is 1.1 volt. Now how we can get this potential? Now you can see this arrangement. You know about that electron is going to move from here to here and current is going to move from here to here. Now this is an here it's a battery with a variable resistance. ये एक बैटरी है with a variable resistance. अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस इस तरह से अरेंज करेंगे ताकि ये जो करंट फ्लो होता है वो जीरो हो जाए। सपोज करो कि ये जो करंट है इसका डिफ्लेक्शन कहीं पे भी ना हो, ये इस तरह से इंडिकेटर इस तरह से हो जाए, यानी एक सिचुएशन जहां पर करंट इज इक्वल टू जीरो हो जाए। यानी हमने यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा था उसके ऑपोजिट एक एक करंट अप्लाई किया है, सच दैट द करंट विल बिकम नेट करंट विल बिकम जीरो। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन, ये करंट जीरो करने के लिए हमने इस बैटरी में से जो पोटेंशियल अप्लाई किया वो हमारा ईएमएफ हो गया। समझ में बात? तो ईएमएफ क्या होता है, इस तरह से हम करंट को जीरो करते हैं और हमें यहां पर ईएमएफ मिलता है। अब सपोज करो कि मुझे वोल्ट मीटर से पोटेंशियल फाइंड करना होता तो सिंपल ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको यहां से यूं इस तरह से यहां पर से हटाकर सिंपल सा यहां पर इस तरह से लेना पड़ता। ये अगर मैं यहां पर लेता तो ये यहां पर ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड हो जाता, तो आई विल हियर आल्सो गेट द पोटेंशियल। लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो ट्रू पोटेंशियल नहीं होगा। इन शॉर्ट, जब हम जैसे मैंने अभी वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ में जो बैटरी होती है उसके थ्रू अगर इस सिस्टम का करंट हम जीरो कर देते हैं तो जो हमें पोटेंशियल मिलता है उसे हम ईएमएफ कहेंगे। सो लास्ट टाइम जैसे हमने देखा कि कोई भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में दूसरा कोई हाफ सेल अगर कनेक्ट किया जाता है और वेरिएबल रेजिस्टेंस वाली बैटरी के साथ अगर पोटेंशियल मेजर किया जाता है तो उसे हम ईएमएफ कहेंगे। तो लेट अस सी हियर, ऐसे बहुत सारे ईएमएफ हम फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। आई हैव लिस्टेड आउट सम ऑफ द ईएमएफ हियर। दिस ईएमएफ इज गिवन इन, नाउ यू कैन सी ईएमएफ जो है या तो मैं उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लूंगा या उसको मैं डिफाइन करूंगा इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में यहां एक सीरीज बनाई है। यू कैन सी जो पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल वो यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये जो हाफ सेल लिए जाते हैं डिफरेंट हाफ सेल के ये पोटेंशियल है जो कनेक्ट किए गए थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। तो दिस इज द सीक्वेंस वेयर यू कैन फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से यहां पर अरेंज किए गए हैं। ठीक है, इसको मैं ईएमएफ सीरीज भी कहूंगा। ये ईएमएफ कब कहा जाएगा, ऑब्वियसली अभी हमने जो बात की कि जब हम ये जब हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करते हैं और हम इस तरह से पोटेंशियल मेजर करते हैं कि करंट जो है सर्किट में जीरो कर दे तो हमें ईएमएफ मिलेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू सी ये जो ईएमएफ हमें मिलता है वो ईएमएफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो लेट अस सी अबाउट हियर। सबसे पहली बात ये देखो, यहां पर जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है, पोटेंशियल हैज बीन डिक्रीजिंग। सो लेट अस सी व्हाट आर द इंफॉर्मेशन। सो हम यहां पर देख रहे हैं दैट इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, standard reduction potential, or we can say it is EMF series where reduction potential have been arranged in decreasing order. Now what we are finding out here कि ये जो आयन है वो गोल्ड के एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल इतना है। ऑब्वियसली जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो आयन इजीली एलिमेंटल फॉर्म में जाएगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। व्हाट इज दैट, वी कैन से एज we move in downward direction, what we are finding out, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएंगे वी विल फाइंड कि यहां पर हमें पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल जो है, रिडक्शन
पोटेंशियल ये डिक्रीज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल जैसे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिडक्शन इजी नहीं होगा। दैट मीन्स द पावर टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज गोइंग टू डिक्रीज। दैट मीन्स द स्ट्रेंथ टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल डिक्रीज। इसका मतलब और उसी तरह से अगर हम ये कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन द सेम वे नीचे जैसे जा रहे हैं तो टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी ये रिवर्स प्रोसेस, इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो टेंडेंसी बढ़ेगी। बिकॉज हमें पता है कि ई नॉट रिडक्शन जो होता है, ई नॉट रिडक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, इट इज ऑक्सीडेशन। तो जो यहां पर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर मैं उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूं तो वो सब नेगेटिव आएंगे, और जो नेगेटिव होंगे उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से E naught reduction, let us say E naught oxidation. If I say about जैसे Fe का यहाँ पर कितना है, for Fe it has been Fe2 plus, मैं ऐसे लिखूंगा ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो कितनी वैल्यू आएगी 0.44 वोल्ट आएगी। और जैसे फॉर एग्जांपल Zn की बात करूं तो E0 ऑक्सीडेशन किसका लिखे, Zn2 प्लस का, तो वो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 0.76 वोल्ट। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि Fe कैन अंडरगो रिवर्स प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, यानी Fe कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन नॉट सो इजी एज कंपेयर टू जिंक, यानी जिंक हैज हाई टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हम इसकी बात करें तो हम ये कहेंगे कि टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन is going to increase downward, or therefore we can say strength to act as reducing agent will increase। इसका मतलब कि जिंक जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू Fe। मीन जिंक कैन एक्ट एज ए बेटर, आई वुड से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू दी Fe। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखो यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं जो यहां पर बन रहे हैं वो इजीली रिड्यूस होकर इस फॉर्म में जा सकते हैं। इसका मतलब कि दिस इज इजी टू गेट कन्वर्टेड टू दिस इज इजी टू गेट कन्वर्टेड टू दिस। What we can say that all these copper, silver or gold, they are more stable form than as compared to hydrogen। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। देखो और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है। सपोज करो कि मैं कोई सेल लूं, और सपोज करो कि यहां पर अगर हम ये कहें कि भाई हम एक निकल डिप इन NiSO4 ऐसा एक सेल है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेट अस से Fe डिप इन FeSO4। अब हमें ये प्रेडिक्ट करना हो कि इसमें से कौन सा एनोड होगा या कौन सा कैथोड होगा, तो हम ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से हम ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पर निकल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, दिस मच, और Fe का कितना है, Fe हैज बीन हियर, तो रिडक्शन पोटेंशियल निकल का ज्यादा। इसका मतलब कि निकल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं दिस कैन एक्ट एज ए कैथोड एंड दिस इज गोइंग टू एक्ट एज एन एनोड। और अगर ऐसा है तो हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। उसके अलावा इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट, हम ईएमएफ सीरीज से या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से डायरेक्टली हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। सपोज करो कि ये दो सेल कनेक्ट होते हैं और हमें पोटेंशियल फाइंड करना होता, तो हमें कोई भी पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो यहां पर जैसे ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू व्हाट, सो आई वुड से ई नॉट, कैथोड कौन है, कैथोड ये है, तो इसका पोटेंशियल पहले लिखेंगे, सो Ni2 plus Ni, it will be minus E naught will be there, this is going to be Fe2 plus Fe। यहां पर वैल्यू कितनी है निकल की, सो निकल वैल्यू इज माइनस 0.25 वोल्ट है, माइनस 25 वोल्ट, माइनस ऑफ Fe कितना है, Fe has been माइनस 0.44। तो ये जब हम ये वैल्यू लेंगे तो हमें एक पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी एंड दैट इज गोइंग टू बी हियर 0.19 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी
सेल का पोटेंशियल जो है वो भी हमें मिल सकता है यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। सो दिस ईएमएफ सीरीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, हैज वी कैन सी अबाउट कि हम ये जज कर सकते हैं कौन सा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। एक एग्जांपल हम और ट्राई कर लेते हैं। सपोज करके हम ये कहें कि गोल्ड, कॉपर, Fe और एल्यूमिनियम ऐसा हो, और ऐसा पूछा जाए कि अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर as decreasing order of strength as reducing agent। तो उस तरह का एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जाए। तो देखो यहां पर क्या होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेटर होगा, जिसका ऑक्सीडेशन इजी हो। ऑक्सीडेशन किसका इजी होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका, वापस जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा, जिसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर देखो सबसे जो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका है, एल्यूमिनियम का है, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा। दैट मींस एल्यूमिनियम इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू हुम, एज कंपेयर टू लेट अस से। अब देखो यहां पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम फिर है Fe, दिस आर दी वी हैव टेकन Fe लिया, एल्यूमिनियम की बात हुई है, देन वी हैव कॉपर एंड वी हैव हियर गोल्ड। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से अबाउट हियर, एल्यूमिनियम जो है उसके बाद में कौन सा आएगा, इट विल बी Fe एंड देन इट विल बी कॉपर एंड देन इट विल बी Au। ये एक स्ट्रेंथ हुई। दैट मींस इन सबके अंदर जो गोल्ड है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, जबकि एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग आई वुड से रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरह से बहुत सारे और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इन नेक्स्ट। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बेस पर रीजनिंग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम कुछ डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे अप्लाइड बेस्ड ईएमएफ सीरीज के बेस पर पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहां पर एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है, व्हाट विल हैपन इफ पीबी प्लेट इज केप्ट इन CuSO4 सॉल्यूशन। जब भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो एक बात क्लियर रखो, यहां पर पीबी प्लेट है एलिमेंटल फॉर्म में है और कॉपर आयोनिक फॉर्म में है, और हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ये ध्यान रखो कि एलिमेंट जो आयनिक फॉर्म में है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। यानी हमेशा पहले ऐसा लिखो, जैसे यहां पर मैं रिडक्शन पोटेंशियल किसका लिखूंगा, ऑब्वियसली कॉपर का, क्योंकि कॉपर ही मेटेलिक फॉर्म है और इसका रिडक्शन होना है। क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, कॉपर रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, और वो हम रिडक्शन पोटेंशियल से जान सकते हैं। तो यहां पर Cu2 प्लस Cu, ठीक है, उसका यानी हमेशा उस मेटल आयन का पोटेंशियल पहले लिखो जो आयनिक फॉर्म में है, ठीक है, और फिर उस मेटल का यहां पर पोटेंशियल लिखो जो एलिमेंटल फॉर्म में है। सो दैट मींस हियर इट इज Pb2 प्लस Pb। इसका पोटेंशियल दिया होगा, और पोटेंशियल अगर दिया है तो सिंपली, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, यहां पोटेंशियल कॉपर का कितना दिया हुआ है, पॉइंट, दिस इज 0.34, और यहां पर पोटेंशियल कितना है इसका, -0.13। तो ऑब्वियसली व्हाट वी कैन से, इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है। और अगर ये पोटेंशियल ज्यादा है, अगर इसका पोटेंशियल इससे ज्यादा है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि दिस कैन अंडरगो रिडक्शन, दैट मींस रेडॉक्स रिएक्शन कैन टेक प्लेस। इसका मतलब कि Pb जो है वो ऑक्सीडाइज होकर Pb2 प्लस इलेक्ट्रॉन इस तरह से जाएगा, और फिर यहां पर कॉपर इन द +2 स्टेट विल बी अंडरगोइंग रिडक्शन टू फॉर्म Cu सॉलिड। इस तरह से एक रेडॉक्स होगा, दैट इज Pb प्लस Cu2 प्लस आयन aqueous solution will give Pb2 plus Cu solid, ठीक है। दैट मीन्स आई कुड इवन से दैट कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर होता है। अगर ऐसा रिएक्शन होगा तो वी विल फाइंड स्लोली देयर विल बी डिसअपीयरेंस ऑफ
blue color. So what will be the observation? Blue color slowly will disappear because of the redox reaction taking place. अब सपोज करो कि उसी तरह से ऐसा हो कि अगर कोई सिल्वर रिंग है और वो सिल्वर रिंग किसी गोल्ड सॉल्यूशन में गिर गई, और सपोज करो कि 2-3 दिन के बाद जो काम कर रहा था उसको पता चला कि मेरी रिंग जो है वो सॉल्यूशन में गिर गई थी, अगर वो उसको रिकवर करता है तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा? सो व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन रिकवरी ऑफ द रिंग फ्रॉम द सॉल्यूशन? तो वापस हमें क्या करना है, वापस देख लो यहां पर मैंने जो बताया, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कौन है मेटेलिक आयनिक फॉर्म में, गोल्ड है, तो हम लिखेंगे Au3 प्लस Au का रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे Ag का, सो दैट विल बी Ag प्लस Ag। ठीक है, समझ में आई बात? इवन अगर देखो डिपेंड्स, कोई सिर्फ इतना बताया कि रिडक्शन, अगर सपोज करो कि आपको ऐसा लिखना नहीं आता तो आप ये कह सकते हो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द गोल्ड, ठीक है, इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सिल्वर। यू कैन सी दैट, यहां पर वैल्यू देखो 1.51 दिया हुआ है और यहां पर कितना दिया 0.80, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली ये ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि गोल्ड कैन अंडरगो रिडक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जो सिल्वर रिंग का जो सिल्वर होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बराबर, इट विल रिलीज द इलेक्ट्रॉन, और ये जो रिंग जो गिरी होगी उसके ऊपर जो सॉल्यूशन का Au3+ होगा उसका रिडक्शन होगा और वो Au उसके ऊपर डिपॉजिट होगा। इसका मतलब देयर विल बी गोल्ड प्लेटिंग टेकिंग प्लेस ऑन दी सिल्वर रिंग, यानी चांदी की रिंग सोने में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी सोना उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दैट मीन्स हियर आई वुड से गोल्ड प्लेटिंग विल टेक प्लेस, तो यहां पर गोल्ड प्लेटिंग होगा। ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट हियर अ क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक दिस आल्सो, कैन निकल सल्फेट सॉल्यूशन बी केप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर? तो अब हम क्या करेंगे, वापस पहले क्या लिखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल, वापस देखो निकल सल्फेट है, यानी पहले जो मेटल आयोनिक फॉर्म में है उसका पोटेंशियल पहले लिखो और फिर कंपेयर करो। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द निकल कंपेयर्ड विद द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, एंड व्हाट वी आर फाइंडिंग आउट हियर, देखो यहां पर निकल जो है उसका पोटेंशियल -0.25 और एल्यूमिनियम का यहां पर है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वापस हम ऐसा करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होगा, और अगर रेडॉक्स रिएक्शन हुआ तो एल्यूमिनियम जो है वो Al3+ के फॉर्म में जाएगा, बराबर, और ऑब्वियसली होगा क्या, निकल सल्फेट का जो निकल है उसका रिडक्शन होगा, और ये निकल एल्यूमिनियम कंटेनर की जो साइड वॉल्स होगी उसके ऊपर चिपकेगा, डिपॉजिट होगा, और एल्यूमिनियम की जो इंप्योरिटीज होती हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, cannot store the solution, store cannot store the solution. Why? Because it will spoil, impurity of the aluminum will get added into the solution. उसी तरह से देखो कई बार ऐसा दिमाग में आए कि जो स्मगलर्स होते हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि गोल्ड के जो बिस्किट्स होते हैं, बराबर, या गोल्ड के जो बार्स होते हैं वो गोल्ड बार पर आयन का कोटिंग करे और आयन का कोटिंग लोड करके ले जाए, तो पुलिस वाले भी देखेंगे, सोचेंगे कि ये तो आयन ले जा रहे हैं, तो कोई पकड़ेगा भी नहीं ना। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? तो देखो यहां पर वापस, यहां पर हमें क्या करना है, अब यहां देखो मैंने सॉल्यूशन तो लिया नहीं है, यहां पर क्या लिखा है, गोल्ड, यानी गोल्ड के ऊपर क्या करना है, Fe को हमें कोट करना है, Fe को कोट करना, कोट कौन होता है, जो आयनिक फॉर्म में होगा, इसका मतलब आयनिक फॉर्म में कौन होगा, Fe, यानी E0 ऑफ Fe2+, फॉर एग्जाम्पल दिस वुड बी देयर, और यहां पर हम लिखेंगे E0 ऑफ Au3+ Au। अब इनके बीच में देखो रिलेशन क्या आएगा, यू कैन सी गोल्ड का पोटेंशियल कितना है 1.51 और यहां पर Fe का पोटेंशियल कितना है -0.44, इसका मतलब कि गोल्ड का पोटेंशियल ज्यादा है Fe से या Fe का कम है, तो ऐसी सिचुएशन यहां पर आई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नो रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस, दैट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं Fe कैन नॉट गेट डिपोजिटेड ओवर गोल्ड। लेकिन चीटिंग की जा सकती है, सपोज करो कि कोई आयन का रोड हो उसके ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग
किया जा सकता है और उसको हाई प्राइस पे कोई बेच सकता है, ठीक है, दैट इज पॉसिबल. सो टेक केयर अबाउट सच थिंग्स शुड नॉट हैपन टू यू. What will happen if 10 paisa aluminum coin is going to fall into the solution of HCl? अगर 10 पैसा का जो एल्यूमिनियम कॉइन होता है वो अगर गिर जाए HCl के सॉल्यूशन में तो क्या होगा? तो यहां पर आयनिक फॉर्म में कौन है? H प्लस है. सो H प्लस है यानी हम क्या लिखेंगे? E नॉट ऑफ इट विल बी H प्लस वर्टिकल लाइन हाफ H2 और यहां पर हम क्या लिखेंगे? इट विल बी E नॉट ऑफ Al3 प्लस Al और फिर हम कंपेयर करेंगे. नाउ यू कैन सी इन दिस एल्यूमिनियम 1.33 वोल्ट है यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है. दैट मींस वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस. तो अब क्या होगा? ऑब्वियसली जो एल्यूमिनियम कॉइन होगा उसका एल्यूमिनियम जो है आयनिक फॉर्म में जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा और जो H प्लस आयन होगा सॉल्यूशन का HCl का वो रिड्यूस होगा और वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा. इसका मतलब कि थोड़े टाइम के बाद में व्हाट विल हैपन? आई वुड से 10 पैसा जो कॉइन होता है, बराबर ना, वो स्लोली इट विल डिसअपियर, इट विल डिसअपियर. तो इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं. इसकी कोई लिमिट नहीं है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही इसको सॉल्व करेगी. आई हैव जस्ट गिवन 4-5 एग्जांपल, मेनी सच एग्जांपल कैन बी आस्क्ड. तो देखो हमने जो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी ईएमएफ के बेस पर सॉल्व किए, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन देखने जा रहे हैं कि जो सेल पोटेंशियल होता है उसका फ्री एनर्जी से क्या रिलेशन है. सो लेट अस सी अबाउट व्हाट इज द रिलेशन between free energy and cell potential. तो हमने 11th में देखा था कि जो फ्री एनर्जी होता है डेल्टा जी, जिसको हम इस तरह से बताते हैं, आई कैन से दिस इज माइनस W मैक्सिमम. व्हाट इज फ्री एनर्जी? तो हम जनरली कहते हैं फ्री एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी अवेलेबल टू द सिस्टम दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू डू द वर्क. यानी जो डेल्टा जी होता है इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ वर्क डन. जिसकी फ्री एनर्जी से सिस्टम की ज्यादा होती है उस सिस्टम की टेंडेंसी वर्क करने की ज्यादा होती है. So more is the work done by the system, greater will be the decrease in the free energy. So हम यहाँ पर सबसे पहली बात ये करेंगे कि वर्क किस तरह का वर्क होता है. तो हमने ये देखा है थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह के वर्क होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क और आई वुड से इलेक्ट्रिकल वर्क एंड मैकेनिकल वर्क. मैकेनिकल वर्क के बारे में हम कुछ रिलेशन देख चुके हैं, जैसे डेल्टा जी वॉज इक्वल टू डेल्टा एच. वी हैव सीन अबाउट दिस. डेल्टा जी वॉज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये सब मैकेनिकल वर्क के अंदर आते हैं, ठीक है. बट वी आर हियर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिकल वर्क. तो इलेक्ट्रिकल वर्क में हम जानते हैं कि इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा हम क्या देखते हैं? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड व्हाट? टुवर्ड कैथोड. इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अगर मैं ये कहूं कि अगर देयर इज एन NF is the quantity of charge displaced from anode toward cathode. What is this? N, I will say number of electron that may be getting involved, and F is the Faraday, that is nothing but it's a quantity of electric current carried. तो अगर सपोज करो कि जैसे एनोड से कैथोड की तरफ, जैसे मैं एक सिस्टम ले लूं तो तुमको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा. जैसे अगर मैं ये लेता, डेनियल सेल में एक रिएक्शन होता है Zn solid plus Cu2 plus ion. This is the reaction that is going to take place in Daniel cell, that is aqueous
प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि 0 से लेकर ये +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन आर गेटिंग इन्वॉल्व, सो आई वुड से 2f, दैट मीन्स आई वुड से 2 इलेक्ट्रॉन। जब मैं कहता हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हुआ, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहूंगा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फेरेडे इलेक्ट्रिसिटी यानी 96500 कूलम चार्ज कैरी करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व, दैट इज इट इज गोइंग टू कैरी दी 2 फेरेडे ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो बात हो रही है वो कुछ NF हुआ, समझ में बात। सो अगर हम ये कहें दैट देयर इज एन डिस्प्लेसमेंट ऑफ NF क्वांटिटी ऑफ चार्ज, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट एनोड से कैथोड की तरफ क्यों होता है, तो हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब कि कौन सी एजेंसी है जो हेल्प करती है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए, और कौन है जो फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को टू मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो इट इज सेल पोटेंशियल। और इसीलिए ये जो वर्क होगा, वर्क डन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल will be given as what? I would say NF is the quantity of charge getting displaced due to the force that is given because of the potential difference. So that agency which helped this process will be E cell. So this is the work done in electrochemical cell. For अगर मैं यहां पर अगर बात करूं अब for standard cell, तो मैं यहां पर E0 cell लिख सकता था। ठीक है, however delta G now can be written as what? ये वर्क डन को मैं यहां पर अब रखता हूं तो NF I will get E cell. So that is the relation of free energy with the cell potential. अगर standard cell I can say delta G naught, that delta G naught will be equal to what? Delta G naught here then will be equal to minus NF E naught cell. So this is the relation of free energy with the electrochemical, I would say cell potential of an electrochemical cell. ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे जा रहे हैं जो बहुत लंबा चलेगा, एंड दैट इज अबाउट ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर सेल पोटेंशियल डिपेंड करता है, और फिर हम ऐसे ही एक फैक्टर को पकड़ के आगे चैप्टर में चलेंगे। तो पहले हम देख लें सेल पोटेंशियल जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई वुड से सेल पोटेंशियल विल डिपेंड फर्स्ट ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। हम कौन से इलेक्ट्रोड लेते हैं किसी सेल को बनाने के लिए। जैसे हमने देखा था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक सीक्वेंस देखी थी। अगर मैं बहुत स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हायर है उसको कनेक्ट करता हूं किसी ऐसे से जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, तो वो पोटेंशियल ज्यादा जनरेट करेगा। तो हम किस तरह के सेल को कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। Temperature also is going to influence the cell potential, and another is the concentration of solution. Concentration of solution. हम अपने सिलेबस में अगर बात करें तो वी आर इंटरेस्टेड इन cell potential, how it depends on the concentration of a solution, and this can be given by the help of very important, that is Nernst equation. तो हम आज बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखने जा रहे हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है, तो आई वुड से ये एक ऐसी इक्वेशन है दैट गिव्स रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ऑफ सेल नॉट इन स्टैंडर्ड स्टेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये एक ऐसी इक्वेशन है जो रिलेशन देगी बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ ए सेल नॉट इन अ स्टैंडर्ड स्टेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ व्हेन वी से सेल नॉट इन अ स्टैंडर्ड स्टेट, इन व्हाट टर्म्स? कंसंट्रेशन 1 मोलार नहीं होगा। ये जो इक्वेशन है दिस कैन बी डिराइव्ड, इट कैन बी डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ऐसा ही हमने एक रिलेशन देखा था 11th में, and that was like this: delta G
will be equal to delta G naught plus RT ln QC. If you remember, in equilibrium we have seen this. So we are taking the help of this equation to get the Nernst equation. Already अभी हमने देखा कि डेल्टा जी का रिलेशन E नॉट से या E सेल से क्या है. So I can write like this: minus NF, it will be E cell, and this will be equal to minus NF E naught cell, that will be plus RT ln QC. याद है ना QC क्या था? It was a reaction coefficient है, ठीक है, reaction coefficient है ये. QC was reaction quotient. So now if I say about इसको हम पूरे को NF से डिवाइड करें तो I will put it like this: E cell will be equal to, it will be E naught cell minus RT, it will be NF, it will be ln QC. इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि it can be like this: E naught cell, that will be minus, इसको विथ लॉग बेस 10 कर लेते हैं तो 2.303 into RT by NF, it will be log QC, that is E cell. ठीक है, अब ये जो 2.303 into R into T by F, यहां पर R की जो वैल्यू है वो 8.314 जूल वाली हम लेंगे, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और जो टेम्परेचर होगा वो 298 केल्विन, स्टैंडर्ड कंडीशन का जो टेम्परेचर होता है वो. ऑफ कोर्स सेल स्टैंडर्ड सेल नहीं है, एंड फेरेडे इज गोइंग टू बी हियर. वी नो अबाउट 1 फेरेडे, दैट करस्पॉन्ड टू 96500 कूलम. ठीक है, तो इन सब की वैल्यू को जब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल गेट द वैल्यू 0.059. दिस विल बी देयर. सो आई वुड राइट लाइक दिस: ई सेल जो है वो क्या हो गया, E naught cell minus 2.303 R. अब यहां पर इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आई राइट पॉइंट, ये पूरा जो टर्म है ना इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 0.059 by N, and that will be log QC. Now let us see ये log QC क्या होता है. तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज करो कि हमने ऐसा एक लिया होता है इक्वेशन और एक सेल लेते. सपोज करो कि ये सेल, डेनियल सेल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, Zn सॉलिड, Zn2 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन कुछ C1 है, एंड दिस इज Cu2 प्लस विद कॉन्सेंट्रेशन C2 है, डबल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड. ठीक है, तो अब यहां पर हम इस QC के बारे में देख रहे हैं क्या हो सकता है यहां पर. तो देखो यस, अगर मैं सेल रिएक्शन इसका लिखूं तो इसका सेल रिएक्शन क्या आएगा. So this will be having a cell reaction, and that can be given as, I'm directly writing it, Zn solid plus Cu2 plus ion aqueous will give Zn2 plus aqueous plus Cu solid. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात कि N की वैल्यू क्या होगी. तो N is nothing but it is the number of the electron involved in the reaction, और वो हम change in oxidation number से पता लगा सकते हैं. This is 2 and this is going to be 0, so N is going to be here 2. ठीक है, यहां पर QC क्या होगा, तो QC will be equal to concentration of Zn2 plus into concentration of Cu solid upon concentration of, it will be Zn2 plus Cu solid, और यहां पर अब आएगा Zn solid and concentration of Cu2 plus ion. डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कभी भी जो सॉलिड होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिसाइड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन. और इसीलिए हम यहाँ पर इन सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज नॉट अ फैक्टर दैट इज गोइंग टू आई वुड से डिसाइड द पोटेंशियल ऑफ द सेल. और इसीलिए हम यहाँ पर QC की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट, इसको यूनिटी ले लेंगे, यानी Zn2 plus upon we'll just take Cu2 plus ion. Or I would say, what is QC? It is the concentration of the ions on product side upon, it is the concentration of the ions on reactant side, और इसीलिए अब हम यहां पर देखो
यहाँ की जो बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सो आई कैन जस्ट से हियर, I can just have the improvisation here. What I will put it, I will write this as E naught cell minus 0.059 by n. I'll say log. It is the concentration of course, I'm just writing product. So you should understand that it should be the concentration of the ions on the product side upon concentration of the ions on the reactant side. Suppose if I just apply for this, अगर इस सेल के लिए बात करूं तो आई कैन से फॉर डेनियल सेल जो अभी ऊपर लिया गया है, फॉर अबाउ सेल व्हाट आई कैन राइट द नर्स्ट इक्वेशन फॉर अबाउ सेल, आई विल जस्ट पुट इट ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 और यहाँ n की वैल्यू कितनी आई इसमें, इसके अंदर n की वैल्यू 2 आई, सो आई जस्ट पुट इट हियर 2 एंड दैट विल बी लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, concentration of Zn2 plus upon concentration of Cu2 plus ion, and that is the thing, but it will be E naught cell, E naught cell minus 0.0 मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, as it is रख रहा हूं, log it is C1, you can see concentration has been C1, so I'll just put it that concentration C1 upon C2, तो हमें यहां पर potential of a cell मिल सकता है। ठीक है, अभी एक बात और भी समझो, ये तो हमने क्या फाइंड किया, potential of a cell, लेकिन अगर हमें सपोज करो कि कोई हाफ सेल है और वो स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है और उसका पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, जैसे सपोज करो कि फॉर ए हाफ सेल, अगर मैं बात करूं फॉर हाफ सेल, सपोज करो कि ऐसा कोई हाफ सेल होता, दैट विल बी Mn, इट विल बी M लाइक दिस इज अ हाफ सेल, इसका पोटेंशियल मुझे फाइंड करना है, तो यहां पर रिडक्शन मैं रिएक्शन कंसीडर करूंगा, दैट इज Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी गिविंग M, ठीक है, सॉलिड। सो फॉर दिस हाउ आई विल राइट दी हाफ रिएक्शन, तो मुझे रिडक्शन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देना है, तो आई विल राइट रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज E, क्योंकि इस तरफ जो है वो नॉन आई वुड से पोटेंशियल ऑफ ए नॉन स्टैंडर्ड सेल है, तो यहां पर अगर मुझे इसके लिए फाइंड करना है एक ऐसा हाफ सेल जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर C1 है, ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा लिखूंगा Mn that is a reduction potential to be determined, so E naught, इसका तो हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो सीक्वेंस था उसमें पता ही होगा, ठीक है, so that will be here, then minus will put it 0.059 upon it will be n number of electron है, तो n लिख रहा हूं यहां पर, log I'll directly write now this 1 upon, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन हमें लेना नहीं है, ये तो सॉलिड है, तो सिर्फ हमें कॉन्सेंट्रेशन इसका ही लेना पड़ेगा, so it will be concentration of Mn plus, अगर इसका कंसंट्रेशन दे दिया है, सब्स्टिट्यूट करो यहां पर, यू विल गेट द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल व्हिच इज नॉट इन ए स्टैंडर्ड स्टेट। और एक बात यहां पर नर्स्ट इक्वेशन का और एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, एंड दैट इज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगर कोई सेल, इफ सेल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, सपोज करो कि कोई सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो अगर कोई सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि उसका जो पोटेंशियल है, जो नॉन स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल है, वो क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम नो करंट इज गोइंग टू फ्लो, एंड इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ई सेल जो है दैट विल बिकम जीरो, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन, अगर ई सेल जीरो हो जाए, यानी ये जीरो हो जाए, तो आई विल से ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059, जैसे ये इक्वेशन है ना, यहां पर देखो क्योंकि ये इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, QC विल बिकम इक्वल टू KC, ठीक है ना, तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन हियर, आई विल राइट दिस विल बी, दैट इक्वेशन विल बी रिटर्न बाय n, इट विल बी log QC की जगह क्या हो जाएगा, KC, बराबर, बिकॉज QC इज इक्वल टू हियर KC। और अगर ऐसा हो गया, ठीक है ना, बस तो फिर क्या करना है, जस्ट अबाउट ये जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसी भी सेल का होगा वो पता होगा, एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट इक्वेशन से पोटेंशियल ऑफ ए सेल फाइंड कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड सेल में नहीं होता, हम पोटेंशियल ऑफ किसी भी हाफ सेल का भी फाइंड कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड सेल में नहीं होता, स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं होता, और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी सेल रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जो ये पार्ट है इसको यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो बी ready for the next lecture to be there and go through the content
for this video.